हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स। ये जो अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चंस कवर करता है, चाहे वो +2 CHSE का हो, 12th CBSE का हो या थर्ड सेमेस्टर जो बीकॉम में है GM या यूनिवर्सिटी में, उनके लिए वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा CS फाउंडेशन, CA फाउंडेशन और CM फाउंडेशन, उनके लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो कीप वॉचिंग। आज के हम वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कंपनी क्या है, उसके फीचर्स और बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। मैं ये मान के चलूं कंपनी क्या है आपको कुछ आइडिया होगा, लेकिन मैं एकदम बेसिक एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा ताकि कंपनी क्या है आपको बहुत अच्छे तरीके से माइंड में बैठ जाए। सो लेट्स बिगिन। सो हमारा टॉपिक क्या है, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी क्या होती है। ओके, ये हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे स्टोरी के माध्यम से। मान लो ये एक मेरे फ्रेंड हैं मिस्टर राम जी। राम जी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया से मोबाइल रिटेल का। इन्होंने कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने एक शहर के कोने में मोबाइल का एक छोटा सा रिटेल शॉप स्टार्ट किया। जब इन्होंने स्टार्ट किया तो ये अकेले ओनर थे, यानी कि सिंगल ओनर थे। आप लोग को याद होगा जब सिंगल ओनर होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडरशिप बोलते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा से इनका बिजनेस बहुत चल निकला और प्रॉफिट ह्यूज होने लगा। ये जो इंसान है थोड़े से लालची टाइप के हैं, देख रहे हैं इनके जीभ कैसे लप लप आ रही है। अब इनको लगा कि यार बिजनेस को और स्केल करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, है ना। सो ये इसी उधेड़ बुन रह गए कि हम बिजनेस कैसे बढ़ाएं और बिजनेस कैसे एक्सपांशन करें। ये जो राम जी हैं वो एक एक्सपर्ट के पास पहुंचे। ठीक है, मान लो ये एक्सपर्ट एंटी है। एक्सपर्ट के पास मुझे पूछा कि भाई बिजनेस को मुझे और बढ़ाना है, स्केल अप करना है और मुझे एक शहर के छोटे कोने से निकल के पूरे शहर पे अपने बिजनेस स्टार्ट करनी है। मैंने इनको सजेस्ट किया कि इसका सबसे आसान तरीका है कि आप रिटेल छोड़ के होलसेल बिजनेस में आ जाओ। किसका होलसेल, मोबाइल का इन्होंने होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन इसके लिए इनको टीम की जरूरत होगी। मैंने बोला आप टीम बनाओ, अपने बाकी लोगों से बाकी ओनर को ऐड करो और ज्यादा लोगों से कैपिटल लो। यानी कि अब ओनर कितने हो गए, तो अब ओनर हो गए मोर देन 1 से हम 20 मान लेते हैं। ओके, और मैंने इनको बोला कि इसका ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस होगा इसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। तो इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की और इस कृपा से इनका ये होलसेल वाला बिजनेस मॉडल का ये भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। अगेन ये बिजनेस तरक्की किया और इंसान तो लालची थे ही, इन्हें फिर से लगा कि मैं बिजनेस को और बढ़ाना चाहता हूँ, ये बिजनेस को और स्केल अप करना चाहते थे। अब ये क्या करें, अगेन ये आए हमारे पास। ठीक है, मैंने इनको बोला ओके, ये आ गए मेरे पास। मैंने बोला ओके, प्लस एक चीज और कि इनको लगा कि इस बिजनेस में ना बहुत सारा ड्रॉबैक है। क्या क्या ड्रॉबैक है, पहला चांसेस ऑफ ग्रोथ एक्सपांशन कम है। आप लिमिटेड लोगों को जोड़ पाते हैं, वो लोग लिमिटेड पैसा दे पाते हैं, तो लैक ऑफ कैपिटल भी है और मैनेजरियल स्किल भी नहीं है। आप बहुत ज्यादा क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स लोगों को हायर भी नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है और पार्टनरशिप का टर्नओवर या प्रॉफिट उतना नहीं होता कि इनको हम हायर कर पाए। जो नेक्स्ट इनका ड्रॉबैक था इस पार्टनरशिप फॉर्म का, वो था लैक ऑफ कंटिन्यू। अगर किसी एक पार्टनर के साथ कोई भी अनहोनी हुई, उसका डेथ हुआ, इंसॉल्वेंसी, पार्टनरशिप इफेक्टेड हो जाता था। और एक था जो यहाँ नहीं लिखा, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज आप लोगों ने बीएसटी के अंदर पढ़ा होगा कि बिजनेस में आप कुछ भी गलती करते हो वो सारा का सारा बिजनेस का पैसा आपको भरना पड़ेगा, यानी ओनर को भरना पड़ेगा। दैट मीन्स बिजनेस की लायबिलिटीज इज इक्वल टू ओनर लायबिलिटीज। अब
ये वापस क्या कहे, फिर से मेरे पास आए। मैंने सजेशन दिया कि देखो तुम एक प्रपोजल बनाओ, तुम क्या चाहते हो। इन्होंने बोला कि मैं मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूं, और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कैपिटल कितना चाहिए, तो ह्यूज कैपिटल चाहिए। उतना इनके पास पैसे नहीं है और ना ही इतना रिस्क लेना चाहते हैं। मैंने बोला ओके, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, बिकॉज आज के ज़माने में हर व्यक्ति मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, सो प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा करो, तुम अपने जान पहचान वाले जिनको तुम पे भरोसा है उनके एक मीटिंग बुलाओ। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और अपने प्रपोजल के बिजनेस आइडिया के बारे में सबको समझाया। लेकिन जानते हो कॉमर्स वाले हम लोग बिना रिटन प्रूफ के मानते नहीं है, तो मैंने को पहले से बता दिया था कि इसके लिए तुम एक डॉक्यूमेंट बना के ले जाना जिसका नाम रखा गया प्रोस्पेक्टस। इसमें अपना प्रपोजल लिख के ले जाना। तुम्हारा प्रपोजल क्या है, तुम पैसे क्यों लोगों से मांग रहे हो, तुम्हारा पास्ट रिकॉर्ड क्या है, वो भी इस डॉक्यूमेंट में लिख देना। ओके, कंपनी बिजनेस के जो पास्ट ओनर हैं, जिनको हम कंपनी के लैंग्वेज प्रमोटर बोलते हैं, ये सारा एक्सेट्रा डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट में लिख के ले जाना, जिसका हमने क्या नाम दिया, प्रोस्पेक्टस। आगे चल के इस बारे में और डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर इन लोगों ने बोला चलो हम तुम्हारे प्रपोजलों को भी आइडिया पसंद आया, बोले प्रपोजल में पैसे लगा देंगे, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है तुम्हारे बिजनेस में काम करने के लिए। इन्होंने बोला ओके कोई बात नहीं, तुम मुझे पैसे दो, मैं बिजनेस करूंगा, उस पैसे से जो प्रॉफिट होगी हम सब आपस में बांट लेंगे। लेकिन लोगों को शक था कि ये बिजनेस कैसे करेगा अकेले, तो ये सारी चीजें यानी बिजनेस इंटरनली कैसे मैनेज होगा, इस एक डॉक्यूमेंट लिखा गया, इसका नाम रखा गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या लिखा गया, बिजनेस का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगा। ओके, ये बातें इस डॉक्यूमेंट में लिखी गई और जिसको हम बोलते हैं बायलॉज क्या क्या होगा। ओके, अब कंपनी में बिजनेस में लोगों का पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, तो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराना पड़ता है और बताना पड़ता है कि बिजनेस क्या करें, कितना लोगों से पैसे लेंगे, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो 3 डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया और लोग इनके प्रपोजल से एग्रीड हो गए। ओके, लोगों ने इनके साथ बिजनेस करना स्वीकार किया, यानी कि इनकी एक बहुत अच्छी टीम बन गई। ओके, अब इन्होंने क्या किया, टीम वालों को बोला कि भाई मुझे अब तुम पैसे दो। जितनी इनकी टीम थी ये सारे के सारे क्या स्टाफ थे, तो आंसर है ना। ये सारे के सारे कौन थे, ओनर थे। और ओनर के मनी को याद करो, हम अकाउंट्स में ये जो ओनर पैसे लगा रहे हैं हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। लेकिन यहाँ कैपिटल बहुत सारे लोग मिलकर लगा रहे थे, इसलिए इसका नाम रखा गया शेयर कैपिटल, बिकॉज इसमें बहुत सारे लोगों का शेयर था। ठीक है, तो आई होप कुछ समझ में आया। अब आते हैं कि कंपनी का मीनिंग क्या है। तो जितना हमने समझा ये आपको समझ में आया कंपनी क्या है। एक इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम बोलते हैं कंपनी, जो हमने डिस्कस किया। कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का कॉम्बिनेशन है, एसोसिएशन है, ग्रुप है। जो लोग हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ, जो लोग अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, कैसे, इन अ कॉमन स्टॉक एंड फॉर कॉमन पर्पस, सबका पर्पस कॉमन होता है। तो ये जो एसोसिएशन है ना, दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड कंपनी। अब कंपनी का फीचर्स क्या है, कब किस संस्था को हम कंपनी बोलेंगे, तो पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा ट्रांसमिटिविटी ऑफ शेयर्स, तीसरा आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटीज, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन सील। हम एक एक करके इन सबके बारे में आते हैं। तो सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, कब ध्यान से पढ़ोगे ना तो यहाँ पर एक दिया है सेपरेट, एक दिया लीगल एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल भाषा में होता है आइडेंटिटी, यानी कि कंपनी की खुद की पहचान है। जिस दिन एक कंपनी या ये एसोसिएशन जिस दिन रजिस्टर्ड होता है, इसकी खुद की स्टेटस बन जाती है, इससे हम एक पर्सन मानने लगते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी। किससे सेपरेट है, इसके मेंबर से सेपरेट है। ठीक है, मेंबर लोग आएंगे जाएंगे, इससे कोई कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। इवन किसी मेंबर का डेथ भी हो गया, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अपने नाम में लोगों पे केस कर सकता है, या कंपनी अपने नाम में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है।
ठीक है, लोग कंपनी के नाम पे केस कर सकते हैं। ट्रांसमिटिव शेयर्स, जो लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, लोगों ने जो पैसे लगाए, उसको हम कैसे बोलते हैं? उसको हम शेयर्स बोलते हैं, हमने डिस्कस किया अभी। वो शेयर ट्रांसफरेबल है, सच शेयर्स आर ट्रांसफरेबल बाय एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये जो है एक्सेप्ट यहां पर नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर होता है विथ सर्टन कंडीशंस। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन। देखो, जो पर्सन होते हैं, इनको लॉ में दो तरह के लोग पर्सन मिलेंगे तुमको। एक को बोलते हैं हम नेचुरल पर्सन, हम जैसे लोग, और एक को बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो रियली तो पर्सन नहीं है, लेकिन लॉ जिसे पर्सन मान लेता है। तो कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, यानी इन रियलिटी इट इज नॉट अ पर्सन, बट इन लॉ वी एज्यूम हिम एज ए पर्सन। और कब से? जिस दिन इसे रजिस्ट्रेशन किया गया। नेक्स्ट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। देखो, परपेचुअल वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परमानेंट। एग्जिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, जिस दिन एक कंपनी रजिस्टर्ड होता है, उस दिन से कंपनी इंडिपेंडेंट बन जाता है अपने मेंबर से। कंपनी बनता भी है, एग्जिस्टेंस भी आता है थ्रू लॉ, और बंद भी होता है थ्रू लॉ। अगर किसी मेंबर का डेथ हो या कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, इससे कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होता था पार्टनरशिप में। अगर कोई पार्टनर का डेथ हो, अगर किसी पार्टनर कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, तो पार्टनरशिप बंद हो जाती थी, फॉर्म नहीं, पार्टनरशिप बंद हो जाती थी। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटीज। लिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? देखो, लिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब होता है, पहले लिमिटेड लायबिलिटी जाने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज क्या होता है। तो लायबिलिटीज ऑफ कंपनी इज इक्वल टू लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स। अगर ऐसा है तो इसे हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज। यानी कि कंपनी की जो भी कर्जा होगा मेंबर मिलकर भरेंगे, चाहे वो 100 करोड़ का हो, 500 करोड़ का हो या 10 रुपए का हो। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड। उसके उल्टा लिमिटेड का मतलब ये होता है कि ये इक्वल नहीं होगा। अप टू सर्टेन लिमिट मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल। वो लिमिट क्या होता है? या तो जितना हमने शेयर में पैसा लगा रखा वो हमारा पैसा डूबेगा, उतने भी लायबल नहीं, या फिर जितना हमने एग्रीमेंट किया था, जितना एग्री किया था कि हम इतना पैसा कंपनी डूबने से देंगे, इसको बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, इसके अलावा मेंबर, इवन तो कंपनी बहुत सारा पैसा बाकी हो, लेकिन ओनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस पैसे को भरने के लिए। ठीक है, दैट्स कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटीज। अब आते हैं शेयर्स किसको बोलते हैं। तो देखो, जो कैपिटल ऑफ द कंपनी है वो स्मॉल ट्रांसफरेबल इक्वल यूनिट में डिवाइडेड होता है, एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स। जैसे कि अगर मान लो हमारे पास टोटल 10 लाख रुपया का कैपिटल है, यानी कि कैपिटल कितना है? 10 लाख रुपए का। कंपनी क्या करती है, इजी करने के लिए इसे स्मॉल 10-10 रुपए के पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट कितने का ना आया? ₹10। इस एक पार्ट को हम बोलेंगे शेयर्स, इसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल, और इसको बोलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, अगर मान लो से मिस्टर एक्स ने 100 शेयर्स परचेज किए कंपनी में, तो कितने पैसे लगाएंगे वो? 100 प्लस एक शेयर का रेट कितना है? 10, यानी कि वो 1000 रुपया इन्वेस्ट करेगा कंपनी। जितना प्रॉफिट होगा, से प्रॉफिट हुआ 5 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 1 लाख थे। 1 लाख हिस्से में इसे बांट दिया जाएगा, यानी एक शेयर पे कितना कमाया? 5। अब मिस्टर एक्स को कितने प्रॉफिट का शेयर मिल जाएगा, प्रॉफिट का पार्ट मिल जाएगा? तो इन्हें 50 रुपये मिल जाएगा।
क्योंकि उन्होंने 100 शेयर परचेज किया था। तो टोटल कैपिटल को हम स्मॉल यूनिट में डिवाइड करते हैं और वो यूनिट ट्रांसफरेबल भी होता है, उस यूनिट को हम बोलते हैं शेयर्स। जो व्यक्ति इस शेयर को खरीदता है उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। देखो शेयर्स दो टाइप के हो सकते हैं, इक्विटी और प्रीफरेंस। ठीक है, इक्विटी शेयर्स पहले आते हैं प्रीफरेंस शेयर किसको बोलेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा शेयर जिसके होल्डर के पास दो प्रिफरेंशियल राइट हैं। पहला, प्रेफरेंस इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड किसको बोलते हैं, जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, जो शेयर होल्डर में पैसा बांटती है ना प्रॉफिट का पार्ट, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। इनको सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा। और अगर कंपनी किसी कारण से लिक्विडेट होती है, बंद होती है, तो ये लोग जो पैसा लगा रखे इनका पैसा सबसे पहले वापस किया जाएगा। ठीक है, जनरली इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है। से 10%, 12%। अब जितना भी प्रॉफिट हो जाए, अगर मान लो इन लोगों ने, इनका शेयर कैपिटल है 10 लाख और रेट ऑफ डिविडेंड है 12%, तो हम इन्हें 1,20,000 ही देंगे, इवन दो हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है। दूसरा जो होता है वो होता है इक्विटी शेयर, शेयर्स विच डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट। इनके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, ना ही वो डिविडेंड पेमेंट करने में, ना ही रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में। प्लस इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो भी फिक्स नहीं होता। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज रियल ओनर। अब आते टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इनको हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, बेसिकली 4 तरीके से। पहला, अकॉर्डिंग डिविडेंड राइट, जिसमें आते हैं क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, अकॉर्डिंग टू रिकवरी ऑफ कैपिटल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन इन इक्विटी शेयर्स, दैट इज कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन इन शेयर्स, प्रॉफिट, उसके हिसाब से 2, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब एक एक करके आते हैं, फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस किसको बोलेंगे, इनका राइट ऑफ डिविडेंड, राइट टू एक्यूमुलेट। इनका राइट एक्यूमुलेट किसका, अनपेड डिविडेंड का। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो 2019 में हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, 2020 में हमारा सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ, तो हम इन्हें 2020 में 19 वाला भी देंगे और 20 वाला भी देंगे। दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव का उल्टा, जिस साल प्रॉफिट नहीं है उस साल इनका पैसा डूब गया, हम उसे एक्यूमुलेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रिडीमेबल, वो सारे शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स जो कुछ सालों बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद हम उनके पैसे को वापस कर देंगे। ठीक है, कंपनी इनके पैसे को वापस कर देगी, दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल। नेक्स्ट है इरिडीमेबल, जिनका पैसा वापस नहीं होगा। हालांकि अब इरिडीमेबल शेयर्स इंडिया में इशू होने बंद हो गए। नेक्स्ट आते कन्वर्टेबल, नाम से मान चल रहा है, वो सारे इक्विटी शेयर्स जो कहीं ना कहीं इक्विटी में कभी ना कभी कन्वर्ट हो जाएंगे। एक स्पेसिफाइड पीरियड दिया होता है इनको इश्यू करते वक्त, वो पीरियड अगर एक्सपायर्ड हुआ तो ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, नॉन कन्वर्टेबल, नाम से मान चल रहा है कि ये कन्वर्ट नहीं हुए इक्विटी में, ये हमेशा प्रेफरेंस रहेंगे। पार्टिसिपेटिंग, इनको डिविडेंड के अलावा जब इक्विटी वालों को डिविडेंड बढ़ता है तो इनको अगेन डिविडेंड मिलता है। ओके, नॉन पार्टिसिपेटिंग, इनको सिर्फ एक बार डिविडेंड मिलता है, इनको पास पार्टिसिपेट फर्दर प्रॉफिट में करने का राइट नहीं होता। अब आते हैं, अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें, एग्जाम में बहुत बड़ा डिफरेंस पूछता है, तो पहला फिक्स रेट, जैसे मैंने बात किया, प्रीफरेंस का फिक्स रेट होता है, लेकिन इक्विटी का कोई फिक्स रेट नहीं होता। किसका, डिविडेंड का। रिपेमेंट, इक्विटी का पेमेंट तभी होता है सब काम पेमेंट कर दें और कंपनी डिसॉल्व हो, कंपनी लिक्विडेट हो। प्रेफरेंस का पेमेंट इक्विटी से पहले होता है, यानी उनको प्रेफरेंस मिलता है। रिडीमेबल, इक्विटी शेयर्स हमेशा परमानेंट होता है, इरिडीमेबल होता है, प्रेफरेंस रिडीमेबल होता है। इक्विटी वालों के पास वोटिंग रेट होता है, प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग रेट नहीं होती, और कुछ कुछ केसेस में इनके पास वोटिंग रेट आ जाती है। अब टिप ऑफ द डे, यानी टेक इट फ्रॉम एनटी। देखो, अकाउंटिंग एंट्री चाहे वो इक्विटी का हो या प्रेफरेंस का हो, दोनों का अकाउंटिंग एंट्री, प्रेफरेंस, इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों का सेम होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है,
और हम टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ेंगे नेक्स्ट।